30 जनवरी साल 1925। इस दिन फ्लॉयड कॉलिंस नामक इंसान अपनी ही बनाई हुई सैंड केव के अंदर जाता है, लेकिन वो चला तो जाता है पर कभी भी वापस नहीं आ पाता। It was another great dramatic story. Collins had been trapped in a Kentucky cave by a falling boulder, and the whole wanted to know from hour to hour what progress his rescuers were making. The youth exploring the narrow, twisting entrance to the cave when the rock had fallen and pinned his foot so he couldn't move. तो चलो चलते हैं फ्लॉयड कॉलिंस की कहानी जानने के लिए। तो फ्लॉयड कॉलिंस 20 जुलाई सन 1888 में पैदा हुए थे और इनको बचपन से ही केव को एक्सप्लोर करने में बहुत ज्यादा मजा आता था। इसी वजह से जब वो ऑलमोस्ट 20 इयर्स के हुए, जब तक वो वन ऑफ द बेस्ट केव एक्सप्लोरर बन चुके थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता गया और कॉलिंस भी केविंग की लाइन में आगे जाता गया। कुछ सालों बाद कॉलिंस एक लैंड को क्लेम करता है और उधर उसे एक केव मिलती है जिसका नाम है सैंड केव। ये केव महमूद केव का एक इनिशियली पार्ट है। एंड यार इसका एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये वाली केव हाईवे से बहुत ज्यादा नजदीक भी थी, जिसके पॉपुलर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे। इस केव के अंदर एक यूनिकनेस भी थी। सरप्राइजिंगली इस केव के अंदर एक क्रिस्टल चैम्बर था जो कि कोई जन्नत से कम नहीं लगता था। बट इस चैम्बर में जाने के लिए कॉलिंस को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कॉलिंस रोज की तरह क्रिस्टल चैम्बर की खोज में निकल जाता है और उसके हाथ में एक केरोसिन की लालटेन भी होती है कि उसे केव के अंदर क्लियरली दिख सके। और यार साथ के साथ केव बहुत ही ज्यादा छोटी थी, जैसे कि आप इस क्लिप के अंदर देख सकते हो। अब वो आ जाता है एक शूट सेक्शन में जिसको उसने कुछ दिन पहले ही डिस्कवर किया था। लिटरली गाइस पूरी गेम में बहुत ज्यादा अंधेरा हो रखा था, बस वो लालटेन ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। और अब वो पहुंच जाता है केव के टर्न अराउंड सेक्शन के अंदर। इस प्लेस का नाम टर्न अराउंड इसलिए रखा गया था क्योंकि इस जगह से ज्यादातर लोग लौट कर चले जाते थे। अब टर्न अराउंड एरिया से थोड़ी आगे जाकर एक एरिया और आता था जिसका नाम था द स्क्वीज। ये सेक्शन इतना छोटा था कि इसके अंदर ओनली 500 ml की कोला की बोतल ही आ पाती थी। अब वो उस केव में गया था तो उसकी क्लिप कुछ ऐसी होती जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही है। थोड़ी आगे चलकर उसको थोड़ा नीचे उतरना था तो वो ऐसे करके नीचे जाता है। इसके आगे केव बंद हो जाती है। दरअसल कॉलिंस को इसी रास्ते के पत्थरों को तोड़कर इस रास्ते से आगे जाना था और नया रास्ता बनाना था, क्योंकि इसके आगे थी द क्रिस्टल केव जो कि कुछ ऐसी दिखती थी। तो कॉलिंस रोज की तरह अपना काम कर कर इस एरिया से बाहर निकल रहा था, तभी उसकी लालटेन डिम होना स्टार्ट हो जाती है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू पर कॉलिंस बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा ज्यादातर लोगों के संग होता भी अगर वो इस जगह पर होते। तो डरने की वजह से ही उसकी लालटेन उसके खुद ही के हाथों से गलती से टूट जाती है। अब वो अंधेरे में पत्थरों को हटाकर वहां से निकलने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन तभी गलती से उसका पैर एक ऐसे पत्थर पर लग जाता है जो थोड़ा आगे तक खिसक के आगे उसके ही पैर पर गिर जाता है और वो पत्थर 15 किलो का होता है। उसके बाद कॉलिंस उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, बट इस कोशिश की वजह से उसके ऊपर और भी छोटे छोटे पत्थर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से और भी ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाता है। और अब कॉलिंस इस केव में फंस चुका था, क्योंकि सिचुएशन अब बिगड़ चुकी थी। तो कॉलिंस के पास अब बस एक आखिरी उपाय बचा हुआ था, कॉल आउट फॉर हेल्प। तो वो अगले 24 घंटे के लिए हेल्प के लिए चिल्लाता रहा। कॉलिंस की किस्मत थोड़ी सी अच्छी होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी के 2 ओनर वहां पर से गुजर रहे थे तो उन्हें कॉलिंस की हेड दिख जाती है। तो वो उस केव के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। सबसे पहले वो कॉलिंस को आवाज देते हैं, लेकिन उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता। बट जैसे ही वो द स्क्वीज सेक्शन के पास पहुंचते हैं, उनको कॉलिंस की आवाज आना स्टार्ट हो जाती है। अब कॉलिंस पूरे 38 आवर्स से केव के अंदर ही था और केव हाईवे पर थी, इसलिए केव के आगे बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है। और इस भीड़ के अंदर फ्लॉयड कॉलिंस का भाई होमर कॉलिंस भी आया हुआ था। और होमर कॉलिंस बहुत ज्यादा पैशनेट था अपने भाई को बचाने के लिए, चाहे रास्ते में कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आई हो। होमर अपने भाई के पास आखिरकार पहुंच ही जाता है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ जाती है, क्योंकि होमर के बस पैर ही फ्लॉयड को टच कर पा रहे थे। इसीलिए वो उल्टा होकर उसके पास जाता है कुछ ऐसे, और साथ के साथ वो फ्लॉयड को थोड़ी सी सैंडविचेस खाने के लिए देता है और साथ के साथ थोड़ी सी उसे कॉफी भी देता है पीने के लिए। फ्लॉयड होमर को बताता है कि उसने फाइनली क्रिस्टल चैम्बर को देख लिया है और अगर वो यहाँ से बच जाता है तो वो कभी यहाँ पर लौट कर नहीं आएगा। अब होमर अपना काम शुरू कर देता है। वो अगले 6 से 7 घंटे तक पत्थरों को अपसाइड डाउन पोजीशन में हटाता है, बट इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वो पत्थरों को हटाता फ्लॉयड के ऊपर और भी पत्थर छोटे छोटे जमा हो जाते थे और उसकी सारी मेहनत खराब हो जाती थी। फाइनली कुछ टाइम बाद होमर भी केव से बाहर आ जाता है। अभी तक पूरे 50 घंटे बीत चुके थे और फ्लॉयड की कहानी पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है।
अब फ्लॉयड पूरे 80 घंटे से केव के अंदर तड़प रहा था। तभी फ्लॉयड को एक रस्सी की मदद से निकालने की कोशिश करी जाती है। इधर वो लोगों से बाहर से रस्सी से खींच रहे थे, वहीं फ्लॉयड को बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी। उसे लग रहा था कि 2 पार्ट्स में कट होकर डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए ये प्लान भी फेल हो जाता है। पूरा का पूरा देश फ्लॉयड के बारे में ही पढ़ रहा था और ज्यादातर लोग तो भाई उसके लिए चर्च में जाकर प्रे कर रहे थे। और फ्लॉयड को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है। जब वो रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँचती है, वो 10,000 लोगों की भीड़ को देखकर चौंक जाती है। बट तभी वो केव 10,000 लोगों का वेट नहीं संभाल पाती और तभी कोलैप्स हो जाती है। जो आखिरी रूट था फ्लॉयड के पास जाने का, वो भी बंद हो जाता है। अब रेस्क्यू टीम के पास बस एक आखिरी उपाय बचा हुआ था, जो कि था ऊपर से सीधा फ्लॉयड कॉलिंस के पास तक डिग करना। और रेस्क्यू टीम थोड़ी कैलकुलेशन करती है। टोटल देयर आर 75 वर्कर्स। ये लोग 1 घंटे में सिर्फ 2 फीट अंदर ही गड्ढा कर सकते थे एंड इनको टोटल 55 फीट नीचे डिग आउट करना था। यानी इनको टोटल अप्रोक्स 30 आवर्स लगने वाले थे इस काम को करने के लिए। 2 वर्कर्स यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं और अगर ये 2 वर्कर्स अपना काम करना स्लो कर देते तो इनको रिप्लेस कर दिया जाता बाकी 2 वर्कर्स के साथ, ताकि स्पीड मेंटेन रह सके। लिटरली 9वां दिन हो चुका था और यहाँ पर सिचुएशन बिगड़ती जा रही थी। वर्कर्स की स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। अब वो सिर्फ 1 घंटे में 4 इंच ही टेक आउट कर पा रहे थे। लेकिन मेन सवाल ये था कि फ्लॉयड अभी तक जिंदा होगा या फिर नहीं। तो इसे जानने के लिए जो लाइट कॉलिंस के पास लगाई गई थी, उसमें कॉपर वायर अटैच किया हुआ था। तो वो कॉपर वायर अटैच था रेडियो एम्पलीफायर से। यानी जैसे ही फ्लॉयड सांस ले रहा था तो उसके सिग्नल सीधा सीधा रेडियो एम्पलीफायर के अंदर जा रहे थे और ऐसा हुआ भी। तो यही प्रूफ था फ्लॉयड के जिंदा होने का। तो अब पूरे 15 दिन बीत चुके थे और उस लाइट बल्ब ने भी लाइट देना बंद कर दिया था। यानी अब उनको ये पता नहीं चल सकता था कि फ्लॉयड कॉलिंस जिंदा है भी या फिर नहीं। फाइनली 18वें दिन जाकर खुदाई खत्म होती है और होमर कॉलिंस अपने भाई को लेने खुद ही केव के अंदर जाता है, उस रास्ते से जो उन्होंने नया बनाया था। लेकिन वहां जाकर उसे सैडली ये पता चलता है कि कॉलिंस मर चुका है। एक रिपोर्टर बताता है कि फ्लॉयड की मौत 3 दिन पहले, यानी जब वो लाइट बल्ब ने लाइट देना बंद कर दिया था, उस टाइम हो गई थी। अगर वो 3 दिन पहले आते तो शायद कॉलिंस को बचाया जा सकता था। इस गाइस, ये थी हमारे फ्लॉयड कॉलिंस की दुख भरी कहानी। अगर आपको ये वाली वीडियो से कुछ भी फ्लॉयड कॉलिंस के बारे में जानने को इंटरेस्टिंग मिला होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। और यार लाइक कर रहे हो साथ के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। इस वीडियो का लाइक मैं रखता हूँ 30 लाइक्स का। आई होप पूरा करवा दोगे यार, 30 लाइक्स तो आराम से करवा दोगे। तो यार गाइस, मिलते हैं ऐसे ही खतरनाक वीडियोस के साथ।